ओके बच्चों, तो इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि किसी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की ऑर्डर कैसे कैलकुलेट की जाए अगर उसकी रिएक्शन मैकेनिज्म की जानकारी है तो। मींस इससे पहले हम लोग ऑर्डर के कैलकुलेशन के एक्सपेरिमेंटल मेथड्स पढ़ रहे थे। नाउ दिस इज समहाउ डिफरेंट, क्योंकि यहाँ पर कोई एक्सपेरिमेंट उस तरह का इन्वॉल्व नहीं है, बट ऑफ कोर्स हमारे पास किसी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की जिसकी कि हमें ऑर्डर की जानकारी चाहिए उसका रिएक्शन मैकेनिज्म डेफिनेटली गिवन रहेगा, एंड यूजिंग दैट रिएक्शन मैकेनिज्म हाउ टू गेट द ऑर्डर ऑफ दैट होल ओवरऑल रिएक्शन, उसको हम समझने वाले हैं। तो ये भी बहुत काम का और बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है काइनेटिक्स में ऑर्डर कैलकुलेशन के लिए। सो लेट अस सी। अब भाई हमें क्या करना है कि रिएक्शन मैकेनिज्म को यूज करके ऑर्डर देखना है क्या आएगा। तो थोड़ा सा दो बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, उन्हें हम थोड़ा सा रिवाइज कर लें। वैसे पहले से हम लोग वो चीजें जानते हैं। तो अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखने चाहिए थे, सो पॉइंट्स टू रिमेंबर, वी हैव ऑलरेडी डन दीज टू थिंग्स। एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं। तो रिकैप ये कर लेते हैं कि ये जो रिएक्शन मैकेनिज्म होती है, तो इसमें क्या होता है कि नेचुरली एक से ज्यादा स्टेप्स रहते हैं, है ना। कई स्टेप्स में ये रिएक्शन चलती है। अगर कोई सिंगल स्टेप एलिमेंट्री रिएक्शन है तो उसमें फिर मैकेनिज्म का कोई मतलब ही नहीं है, वो तो एक ही स्टेप हो गया। मैकेनिज्म का मतलब क्या है कि एटलीस्ट 2 स्टेप तो होने ही चाहिए, तब उसको प्रॉपरली रिएक्शन मैकेनिज्म की संज्ञा दी जाएगी। एक ही स्टेप है तो फिर काहे का मैकेनिज्म, तो एक ही स्टेप में निपट गया, जय श्री राम हो गया उसका। तो पॉइंट्स टू रिमेंबर में जो बच्चों पहली बात है, पहली बात क्या है? पहली बात यह है कि रिएक्शन मैकेनिज्म जितने भी स्टेप की होती है, हर स्टेप बच्चों एक एलिमेंट्री स्टेप होता है, या एक एलिमेंट्री रिएक्शन होती है, या सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है। तो फर्स्ट थिंग विच वी मस्ट रिमेंबर इज दैट each step of a reaction mechanism, each step of a reaction mechanism is elementary one step reaction. दिस इज द फर्स्ट थिंग। अच्छा, दूसरी बात क्या याद रखनी है? क्या होता है कि अगर बच्चों किसी भी रिएक्शन में एक से ज्यादा स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, तो उसमें जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप उस रिएक्शन मैकेनिज्म के में जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप होगा, दैट इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। सो दूसरी बात क्या है, अभी एक एग्जांपल करेंगे तो और क्लैरिटी आएगी। सो जो दूसरी बात हमें याद रखनी रहती है, दैट इज कि जो स्लोएस्ट स्टेप है, स्लोएस्ट स्टेप ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, डन। पहली बात क्या होगी, रिएक्शन मैकेनिज्म का हर स्टेप अपने आप में एक एलिमेंट्री रिएक्शन होती है, ईच स्टेप, और स्लोएस्ट स्टेप ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ये बात हम लोग पहले भी बच्चों कर चुके हैं, लेकिन चूंकि ऑर्डर की कैलकुलेशन की बात है तो थोड़ा सा एक बार रिपीट हो गया। अब हम 2 एग्जाम्पल देखेंगे, एंड यूजिंग दोज 2 एग्जाम्पल्स वी विल सी एंड लर्न that how the order is to be found. देखते हैं। Okay, so let us see first example. Which is the first example? Say a reaction is given to us. कोई भी एक रिएक्शन ले सकते हैं। Say the reaction is x2 plus y2 and this gives us 2xy. So this is a hypothetical reaction. अब बच्चों ये जो केमिकल रिएक्शन है, इसके 3 स्टेप्स हैं, मतलब दिस एक्चुअली टेक्स प्लेस इन 3 डिफरेंट स्टेप्स।
to reach to the final product. तो the first step for this reaction is कि ये जो x2 है ये कन्वर्ट होता है 2x में, और ये जो स्टेप है, दिस स्टेप इज एक्चुअली अ रिवर्सिबल स्टेप, मीन्स दिस इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन. ये एक रिवर्सिबल सिस्टम है, ऐसा हो गया ये. और ये जो पहला स्टेप है, ये स्टेप इज गिवन इन द रिएक्शन मैकेनिज्म दैट इट इज अ फास्ट स्टेप. चूंकि यहां पर दो रिएक्शंस हो रही हैं पहले स्टेप में, है तो एक ही रिएक्शन, बट चूंकि रिवर्सिबल है तो जो फॉरवर्ड डायरेक्शन है उसका रेट कांस्टेंट से K1, और जो बैकवर्ड डायरेक्शन है उसका रेट कांस्टेंट हो गया K2. फाइन. सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप. नाउ द सेकेंड स्टेप फॉर दिस मैकेनिज्म इज कि अब ये जो x बनता है, पहले तो x2 क्या होता है, x में टूट गया. नाउ दिस x रिएक्ट्स विद दिस y2. नाउ दिस x रिएक्ट्स विद दिस y2 एंड द रिजल्ट इज xy प्लस y. And this is the second step, and its rate constant is say K3. और ये दूसरा स्टेप है इस मैकेनिज्म का, दैट इज अ स्लो स्टेप, इट इज गिवन टू अस. नाउ कम टू द थर्ड एंड द फाइनल स्टेप. अब उस फाइनल स्टेप में क्या होता है कि ये जो x आया था दूसरे से रिजल्ट, और तीसरे से ये जो y आया है, दे अगेन रिएक्ट विथ ईच अदर एंड फॉर्म xy. And for this third step, a third reaction, rate constant is say K4. And this is also a fast step. तो अगर ऐसा दिया है तो आप समझेंगे कि this is a chemical reaction and its reaction mechanism involve 3 different steps. इसकी जो reaction mechanism है, that reaction mechanism has 3 steps. Fine. किसके 3 steps हैं? In reaction mechanism. Done. अब इतना देख के ही हमें ये समझ जाना है कि जो सेकेंड स्टेप है वो बड़ा स्पेशल है, एज इट इज द स्लो स्टेप एंड दिस इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप. तो जो रेट लॉ है फॉर दिस पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन, इट इज टू बी गवर्न्ड बाय दिस सेकेंड स्टेप. इसका रेट लॉ कौन देगा? सेकेंड स्टेप. क्योंकि रेट कौन डिसाइड कर रहा है? ये सेकेंड स्टेप. बच्चों हमेशा ध्यान रखेंगे कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में एक से ज्यादा स्टेप्स अगर हों तो उसमें जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप होता है वही दरअसल रेट डिसाइड करता है. अच्छा, ठीक. नाउ अब हमें क्या क्या गिवन है इस क्वेश्चन में, ये तो सब दिया ही रहेगा. इसमें ये जो K1, K2, K3, K4 है, ये सब भी गिवन है. ये जो K1 है उसी पेन से लिखते हैं. से दिस K1, K2, K3 और K4, ये भी सबके सब गिवन है. पूछा क्या गया? पूछा गया फाइंड ऑर्डर एंड रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन. कौन सी रिएक्शन? ये वाली रिएक्शन जो मेन रिएक्शन है, उस रिएक्शन का अपने को ऑर्डर और रेट कांस्टेंट बताना है. सो दिस इज द होल टाइप ऑफ सेटअप. ऐसे कई सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं. हम लोग एक एग्जांपल और कर लेंगे इसके बाद, तो आप इसमें पक्के हो जाएंगे. देखो, सबसे पहले क्या देखना रहता है? सबसे पहले आप ये देखेंगे कि जो रिएक्शन है उसका रेट लॉ लिखना पड़ता है. ऐसे सभी क्वेश्चंस में क्या करेंगे कि आप जो रिएक्शन दी हुई है उसका पहले तो रेट लॉ लिखें. अच्छा, फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग, फिर उसकी जो रिएक्शन मैकेनिज्म का स्लो स्टेप है उससे भी रेट लॉ लिखिए. तो देखिए, पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप करेंगे जिसमें से रिएक्शन गिवन है, यूजिंग दैट रिएक्शन लेट अस सी द रेट लॉ. देखते हैं. चलो, सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट स्टेप ऑफ द सॉल्यूशन. अच्छा, वहां जो 1 2 3 स्टेप है और ये 1 2 3 ये अलग है. तो एक काम इसको ऐसे करते हैं कि
अब ये सॉल्यूशंस के स्टेप हैं, वो बच्चों रिएक्शन के स्टेप थे, मैकेनिज्म के स्टेप थे। तो चलो स्टेप फर्स्ट हम नहीं लिखते हैं, सीधे लिखते हैं। क्या करना है, सबसे पहला काम क्या करना है आपको? फर्स्ट, सबसे पहले आप क्या करेंगे, यू मस्ट राइट द रेट लॉ। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, रेट लॉ लिखना होगा ऑफ गिवन रिएक्शन। ठीक, तो जो दूसरी जो मेन रिएक्शन दी हुई है, वो रिएक्शन कुछ यूं है कि उसमें X2 है और Y2 है, और इनकी रिएक्शन से कुछ 2XY का फॉर्मेशन हो रहा है। सो दिस रिएक्शन वाज इज गिवन टू अस। तो अगर इसका रेट लॉ लिखेंगे आप, तो कैसे लिखेंगे? आप लिखेंगे R इज इक्वल टू K, फिर जो भी आपके रिएक्टेंट हैं उनमें X2 है तो X2 का पावर A कर देते हैं, और Y2 है तो Y2 का पावर V कर देते हैं। तो अब बच्चों ये है अपना रेट लॉ। दिस इज व्हाट, दिस इज द रेट लॉ फॉर द गिवन रिएक्शन। अब इस रेट लॉ में ये जो K है, दिस K इज द रेट कांस्टेंट, दिस इज योर रेट लॉ। एंड इन दिस रेट लॉ क्या जो एलिमेंट्स हैं वो क्या क्या हैं बच्चों? जो K है, दिस K इज रेट कांस्टेंट, फाइन। और जो A प्लस B है, दिस इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और हमें ये ऑर्डर भी बतानी है, और हमें ये रेट कांस्टेंट भी बताना है रिएक्शन का। दिस इज रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन। तो अब ऑर्डर बताने का ये मतलब हुआ कि हमें इंडिविजुअली इस A की वैल्यू भी चाहिए, और हमें इंडिविजुअली ये B भी चाहिए। अगर हमारे पास ये A B आ जाए और ये K आ जाए तो सारी बात बन जाए। तो इस तरह के सिस्टम में सबसे पहला काम क्या करना है आपको, कि जो दी हुई रिएक्शन है उसका रेट लॉ लिखिए। अच्छा, फिर उसके बाद देखिए क्या करते हैं। अब बच्चों इसके बाद जो दूसरा कार्यक्रम है, जो सेकंड स्टेप है, मैं स्टेप वर्ड यहां पर इसलिए नहीं लिख रहा हूं ताकि कंफ्यूज ना आप हो जाए। तो दूसरा हमारा जो एजेंडा है वो ये है कि स्लोएस्ट स्टेप को तलाशिए, है ना। जो स्लोएस्ट स्टेप है वो कौन सा है रिएक्शन मैकेनिज्म में? सो दैट इज अगेन गिवन, एंड दैट स्टेप इज x प्लस Y2, और उससे बन रहा था बच्चों XY प्लस Y। और ये जो स्लोएस्ट स्टेप था, इसका रेट कांस्टेंट था K3। अच्छा, फिर देखें। अब रिएक्शन मैकेनिज्म का ये मतलब हुआ कि भाई उसमें जितने भी स्टेप इंडिविजुअली लिखे हुए हैं, वो सब के सब एक एलिमेंट्री सिंपल वन स्टेप रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। वो सब के सब एक एलिमेंट्री वन स्टेप रिएक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये स्लोएस्ट स्टेप भी वैसा ही है ना। तो इसके बारे में भी कहा जा सकता है दैट दिस इज अ एलिमेंट्री तो बच्चों ये भी क्या हो गया, एक एलिमेंट्री रिएक्शन हो गई। अच्छा, फिर अब जरा गौर करें। अगर एलिमेंट्री रिएक्शन हो गई तो हमने सीखा था कि अगर एक एलिमेंट्री रिएक्शन है तो उसमें जो कोफिशिएंट्स होते हैं वही दरअसल ऑर्डर का काम कर देते हैं। वही दरअसल ऑर्डर का काम कर देते हैं। तो यहां से इस स्लोएस्ट स्टेप का जो रेट लॉ आया, उस स्लोएस्ट स्टेप के रेट लॉ में हमें ऑर्डर बाय डिफॉल्ट देख के ही पता चल गई कि क्या है। क्योंकि एलिमेंट्री रिएक्शन में अगर हम जानते हैं तो उसके कोफिशिएंट्स ही क्या होंगे, रेट लॉ का काम करेंगे। तो अब ये जो रेट लॉ है, ये रेट लॉ बच्चों इस पर्टिकुलर सेकेंड रिएक्शन के लिए है। ये रेट लॉ क्या है, सेकेंड रिएक्शन के लिए है। अच्छा ठीक, अब और एक बात को गंभीरता से समझिए। हमने भी ये सीखा कि भाई ये जो अपना ओवरऑल रिएक्शन है उसका जो रेट है दैट इज गवर्न्ड बाय द स्लोएस्ट स्टेप। तो उससे ये पता चला कि अच्छा ठीक है, मतलब यहां से जो रेट की वैल्यू आ रही है वही दरअसल एक्चुअल जो रिएक्शन है उसकी रेट की वैल्यू भी वही है। तो ये जो रेट लॉ हम देख रहे हैं
बच्चों ये जो रेट लॉ देख रहे हैं, तो यहां से जो रेट निकलेगा दैट इज एग्जैक्टली सेम एज दैट ऑफ द एक्चुअल रिएक्शन। तो अगर हम क्या करें, कंपेयरिंग बोथ रेट्स कर दें, क्या कर दें, कंपेयरिंग बोथ आर। तो इससे पहले जो रेट आया था और अभी जो रेट आया है, तो पिछला वाला रेट भी एक बार लिख लेते हैं। तो दैट वाज के, चूंकि मुझे दिख नहीं रहा है, तो दैट वाज के, और उसमें शायद x2 टू द पावर a और y2 टू द पावर b था। तो इसको फर्स्ट लिख देते हैं और इसको सेकंड लिख देते हैं। तो कंपेयरिंग बोथ आर मतलब फर्स्ट एंड सेकंड। अगर इन दोनों को बच्चों कंपेयर करो तो आपको जो है बहुत ही मजेदार एक चीज नजर आएगी, और वो ये नजर आएगी कि नाउ यू आर हैविंग द वैल्यू ऑफ b। कैसे? देखो कैसे, इसमें भी बच्चों y2 का जो एक्सप्रेशन है और यहां भी y2 का एक्सप्रेशन है, यहां पर पावर 1 है, यहां पर पावर b है। तो यहां से ये जो 1 है वो b के बराबर हो गया। तो पहले और दूसरे रिजल्ट को जब हमने कंपेयर किया तो हमारे पास एक बड़ा स्टार्किंग रिजल्ट आ गया, और वो रिजल्ट आया दैट b इज इक्वल टू 1। लेकिन सवाल है सर b के अकेले से क्या होगा, a तो आए ही नहीं। अब ये कहां से आ जाए, यहां तो सर x है और यहां पर आप x2 लिख रहे हैं। हम क्या लिख रहे हैं, है ही बच्चों जो एक्चुअल रिएक्शन थी उसमें तो यही था ना, x2 प्लस y2, और यहां से बन रहा था 2xy। और जो स्लोएस्ट स्टेप विच इज द सेकेंड स्टेप, उसमें केवल x ही था। तो हम क्या करें, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, b तक पहुंच गए। अब दूसरा काम है a बताना है। तो a कैसे बताओ, a तो आप तब बता पाएंगे जब आप क्या करें कि ये जो आपका स्लोएस्ट स्टेप में जो ये वाला हिस्सा है प्यारे बच्चों, ये वाला जो पोर्शन है दिस x, आप इस x को थोड़ा सा तिकड़म लगा के x2 में कन्वर्ट करने का प्रयास करिए। और जब आप इसको कन्वर्ट कर दें x2 में, तो फिर इस हिस्से को भी कंपेयर कर दीजिए। तो अगर यहां पर भी x2 की पावर कुछ हो जाएगा तो वही पावर वैल्यू हो जाएगी a की। या फिर देखते हैं क्या होता है, कैसे क्या होता है। मतलब हमें अब ये जो अपना रेट लॉ सेकेंड इक्वेशन का है, उस सेकेंड इक्वेशन के रेट लॉ में x को एलिमिनेट करके x2 के लिए जगह बनानी है, और फिर हम एक्चुअल उसको कंपेयर करेंगे, तब हमारा जो है वो k का भी रिजल्ट निकलेगा और a का भी रिजल्ट निकलेगा। तो नाउ अवर टास्क इज टू गेट a, हमें क्या करना होगा, ये जो कंसंट्रेशन ऑफ x है इसे लिखना होगा इन टर्म्स ऑफ x2। इसे बच्चों x2 के टर्म्स में लिखना होगा। तो क्या हमारे पास कोई एक ऐसा तरीका है जिससे कि हम ये काम कर पाए? तरीका है बच्चों, तरीका है। क्या तरीका है? क्या हमारे तीनों स्टेप्स में कोई एक ऐसा तरीका है जिससे कि हम x और x2 में कोई संबंध बिठा पाए? तरीका है। देखो क्या तरीका है। तरीका ये है कि उस मैकेनिज्म का जो फर्स्ट स्टेप था, दैट स्टेप इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन। और बच्चों वो जो स्टेप है, उस स्टेप में एक साइड है x2 और बच्चों एक साइड है 2x, और ये था K1 और ये था K2। तो अगर आप ऐसे करें कि इस रिएक्शन का जैसे फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट लिखें, तो अगर इक्विलिब्रियम की बात करें तो इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, R फॉरवर्ड इज इक्वल टू R बैकवर्ड। दिस इज द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। और जो R फॉरवर्ड होगा बच्चों वो क्या होगा, वो हो जाएगा, या आप इसकी भी झंझट छोड़ें, केवल आप ऐसा लिखें, अगर हम यहां पर K इक्विलिब्रियम लिखना चाहें तो K इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिवाइडेड बाय रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। जो K इक्विलिब्रियम होता है बच्चों वो क्या हो जाता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड डिवाइडेड बाय रेट ऑफ बैकवर्ड। और जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है उसको कैसे लिखेंगे आप, उसको अगर कंसंट्रेशन के टर्म में लिखें तो x की पावर 2, चूंकि यहां 2x है,
और उसके साथ साथ यहाँ पर एक्टिव मास ऑफ X2 आ जाएगा। ये बेसिक एक केमिकल इक्विलिब्रियम का छोटा सा फॉर्मूला है कि जो K इक्विलिब्रियम होता है वो K फॉरवर्ड बाई K बैकवर्ड आता है, और K इक्विलिब्रियम होता है प्रोडक्ट के एक्टिव मासेस और डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट के एक्टिव मासेस, और जिसमें भी जो भी कोफिशिएंट है वो भाई पावर में पहुंच जाता है। इतनी सी बात है। तो हम ये चाह रहे थे, हमारी ये इच्छा थी कि भाई किसी तरह इस x को x2 के टर्म में लिखें। तो वो तो देखो स्टेप फर्स्ट से हमने लिख दिया, वो तो स्टेप फर्स्ट से हमारा काम हो गया, क्योंकि वी आर गिवन विद द वैल्यू ऑफ दिस K1 एंड K2। अब हम इस दूसरा ये जो सेकेंड स्टेप किया था जिसमें हमने जो स्लोएस्ट स्टेप है उसके रेट लॉ को लिखा था, उस रेट लॉ में अब हम क्या करने वाले हैं, कैपिटल X की जगह लिखेंगे कैपिटल X2 इंटू K1 बाई K2 और उसका स्क्वायर रूट, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर है। तो फिर ये जो दूसरे स्टेप का रेट लॉ जरा देखो कैसा दिखेगा। ये तो मैंने कहीं लिखवा ही नहीं कि ये वाला रेट, बच्चों ये वाला रेट और ये वाला रेट एक ही है, ध्यान रखें इस बात को। दीज टू आर सेम, क्योंकि इस स्टेप से ही रेट डिसाइड होनी है। तो ओवरऑल रिएक्शन की जो रेट है वही रेट होगी सेकेंड स्टेप की रेट। ओके, चलो अब हम क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप में ये x फंस रहा था उसका भी उपाय हो गया। तो भाई हमारा जो रिजल्ट आ रहा है एक बार फिर से लिख लेते हैं, चूंकि ये रिजल्ट आ रहा है K1 बाई K2 दिस इज कैपिटल X स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई कैपिटल X2। तो यहां से जो कैपिटल X मिला हमें, दैट इज व्हाट, दैट इज K1 बाई K2 इंटू कैपिटल X2 और उसका हो गया स्क्वायर रूट, उसका हो गया स्क्वायर रूट। अब अपना जो सेकेंड स्टेप था रिएक्शन मैकेनिज्म का, उस सेकेंड स्टेप में हमने जो रेट लॉ लिखा था उस रेट लॉ को फिर से लिखते हैं। तो इस रेट लॉ में पहले तो था K3 और K3 के बाद तो फिर यही था कंसंट्रेशन ऑफ X। तो अब उसकी जगह हम ये लिख देते हैं दैट दिस इज रूट K1 बाई रूट K2 और इस X2 की पावर बच्चों 1/2 लिख देते हैं। हाँ, मतलब सबको सेपरेट कर दिया। और जो दूसरा हिस्सा था तो वो तो y2 टू द पावर b था और b की वैल्यू तो 1 आ ही गई थी। सॉरी, y2 की पावर 1 ही था उसमें, तो सेकेंड स्टेप में b तो हमने मेन रिएक्शन में लिखा था। एनीवेज, नाउ ये बच्चों फाइनली सेकेंड स्टेप का रेट लॉ हो गया है। ये जो है सेकेंड स्टेप का रेट लॉ हमारे पास अब बढ़िया तरीके से आ गया। अब हमें ये किस तरीके से आ गया, ये उस तरीके से आ गया जिस तरीके से जो एक्चुअल रिएक्शन का रेट लॉ लिखा था। जो एक्चुअल रेट लॉ था, जो एक्चुअल रिएक्शन थी उसका रेट लॉ क्या था प्यारे बच्चों, R इज इक्वल टू K X2 टू द पावर A और Y2 टू द पावर B। ये है अपना एक्चुअल रेट लॉ, एक्चुअल रिएक्शन का रेट लॉ। हमें बस यही करना है हर क्वेश्चन में। हमें क्या करना है, जो स्लोएस्ट स्टेप हो उस स्टेप के रेट लॉ को एक्चुअल रिएक्शन के रेट लॉ के फॉर्म में लिखिए, तो सारी बात खुद ब खुद समझ आ जाएगी। कैसे समझ आ गई, देखिए यहां पर जो K है, यहां बच्चों जो K है उस K की जगह यहां पर है K3 रूट K1 बाई K2। यहां बच्चों जो A है उस A की जगह है 1/2 और यहां जो बच्चों B है उस B की जगह है 1। बस हो गया, यही तो वैल्यूज की रिक्वायरमेंट थी हमें। क्या क्या हुआ भाई, आंसर क्या क्या आया, आंसर आया K इज इक्वल टू K3 रूट ओवर K1 बाई K2। ओके, व्हाट इज द ऑर्डर, order is A plus B, and this order is half plus 1, which is 3/2. Done. That's done. हो गया.
रेट कांस्टेंट पता चल गया हमें और ऑर्डर भी पता चल गई और यही हमारा उत्तर है। समाप्त। बच्चों एक क्वेश्चन और कर लेते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म का। ये भी बड़ा फेमस है, कई जगह आप देख पाएंगे इस क्वेश्चन को। तो इस तरह से है कि भाई फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब यहां पर हम कोई भी हाइपोथेटिकल रिएक्शन की बात ना करके अब हम यहां पर एक एक्चुअल रियल रिएक्शन की बात करेंगे। तो वो भी बड़ी आसान है। आसान यूं है कि H2 गैस और I2 गैस इनके मिलने से बना 2HI, ठीक है। और ये जो रिएक्शन है ये दरअसल 2 स्टेप्स में इसकी मैकेनिज्म होती है। तो वो दोनों स्टेप भी दिए हुए हैं। तो वो क्या क्या है? जो पहला स्टेप है वो है कि भाई सबसे पहला काम ये है कि जो आयोडीन गैस है ये क्या होती है, आयोडीन एटम्स में कन्वर्ट हो जाती है, यानी 2I में कन्वर्ट हो जाता है। ये 2I में कन्वर्ट हो जाता है और यहां हो जाता है K1 और यहां हो जाता है K2। ये एक रिवर्सिबल सिस्टम है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। और बच्चों इसी में ये जो सेकेंड स्टेप है वो सेकेंड स्टेप है ये है कि ये जो आयोडीन एटम है ये हाइड्रोजन गैस के संपर्क में आता है और फिर HI का फॉर्मेशन करता है। HI का फॉर्मेशन करता है और इस दूसरी रिएक्शन के लिए जो रेट कांस्टेंट है दिस इज K3। फॉर द सेकेंड रिएक्शन रेट कांस्टेंट इज K3। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया ये, ओके, इसको थोड़ा साफ सुथरा K3 लिख देता हूं मैं। ओके, सो दिस इज K3। अब इन दो स्टेप्स में ये जो पहला स्टेप है बच्चों दैट इज अ फास्ट स्टेप, इट इज गिवन टू अस, एंड द सेकेंड स्टेप इज द स्लो स्टेप, दिस इज ऑल्सो गिवन टू अस। अब हमारा काम है कि हम लोग क्या करें, इस रिएक्शन की ऑर्डर बताएं और इसमें यह भी बात है कि हमारे पास ये जो K1, K2 और K3 है ये भी 3 गिवन है, इन 3 की वैल्यू भी गिवन है। तो वैसे ही सवाल हो गया जैसा कि पिछला था। अब अपनी बारी है भाई, सवाल बनाने वाले की बारी तो होगी। देखो कैसे। तो क्या सीखे थे? सबसे पहला टास्क क्या है? सबसे पहला टास्क ये होता है कि आप उस रिएक्शन का रेट लॉ लिखें और उसके बाद फिर क्या करें, जो स्लो स्टेप है उसका रेट लॉ लिखें और जो स्लो स्टेप का रेट लॉ है उसको रिएक्शन के रेट लॉ जैसा बनाने का प्रयास करें। तो देखो, रेट लॉ ऑफ गिवन रिएक्शन, हम क्या करें, रेट लॉ लिखें गिवन रिएक्शन का। तो कैसे लिखा जाएगा? तो लिखा जाएगा R इज इक्वल टू K H2 टू द पावर A और I2 टू द पावर B। अब इस रेट लॉ में हमें क्या क्या बताना है? वैसे तो उसमें केवल और केवल ऑर्डर की बात ही करी गई है, बट वी कैन ऑल्सो फाइंड द रेट कांस्टेंट जैसे कि अभी किए थे। और A बताना होगा, B बताना होगा, तो A और B को और ऐड कर देंगे। तो जो ऑर्डर है दरअसल वो A प्लस B है। वो क्या है? A प्लस B है। तो A प्लस B की वैल्यू पूछी गई है। एनीवेज, तो हमारा ये जो रेट लॉ है, इस रेट लॉ में हमें ये जो 3 अननोन्स हैं विच आर K, A एंड B, उन तीनों से निपटना है। तो इसको लिखते हैं पहला रिजल्ट। अब उसके बाद देखना पड़ता है कि हमारी जो रिएक्शन जिस पे चर्चा हो रही है उसमें मैकेनिज्म में स्लो स्टेप कौन सा है। तो पहला तो भाई फास्ट है, दूसरे स्टेप पर आ जाइए। जो स्लो स्टेप है उस स्लो स्टेप से उसका रेट तो लिखिए, वही उससे जो रेट आएगा वही दरअसल उस रिएक्शन की भी रेट होती है। क्योंकि जो स्लो स्टेप है बच्चों वही रेट डिसाइडिंग फैक्टर होता है, वही उसके रेट लॉ को डिसाइड करता है। तो अब स्लो स्टेप के हम नीचे लिख देते हैं। जो स्लो स्टेप है
यानी कि जो सेकंड स्टेप है, जो इसका सेकंड स्टेप है वो हो गया रेट डिटरमाइनिंग, वो हो गया रेट डिटरमाइनिंग। अच्छा ठीक है, तो उसका रेट लॉ क्या होगा? अब मैकेनिज्म में जितनी भी रिएक्शंस होती हैं, जितने भी स्टेप्स होते हैं, वो अपने आप में सब के सब एलिमेंट्री होते हैं, तो उनका जो ऑर्डर है वो फिक्स रहता है, जो कोफिशिएंट है उससे ऑर्डर भी पता चल जाता है। तो अब अगर हम इस सेकेंड स्टेप में रेट लॉ लिखें तो आर लिखेंगे K3, क्योंकि यहाँ रेट कांस्टेंट दिया हुआ है K3। फिर बच्चों हम लिखेंगे I और I की पावर 2, और फिर बच्चों लिखेंगे H2 और H2 की पावर 1। H2 और H2 की पावर 1, तो भाई ये हुआ तुम्हारा क्या, स्टेप 2 का रेट। ये हो गया स्टेप 2 का रेट। अब ये वाला रेट और ये वाला रेट दोनों बराबर हैं, दोनों बच्चों सेम है, एक ही बात है, दोनों एक ही बात है। अब एक ही बात है, पहले तो यही पता चले कि भाई अच्छा इसमें स्लो स्टेप है तो उससे जो रेट आएगा वही असल इक्वेशन का रेट है, पता चल गया। तो यहां भी देखो कितना बढ़िया हुआ, कुछ पता चल रहा है क्या? देखो ए की वैल्यू पता चल गई 1। यहां ए मालूम हो गया क्योंकि H2 का कंसंट्रेशन उसका पावर ए है और यहां पर 1 है, तो ए तो एक झटके में पता चल गया। अब समस्या इसकी है I2 और I की। तो अब हम क्या करें, अब हम क्या करें कि इस सेकेंड रेट लॉ को पहले जैसा बनाए, पहले जैसा बनाए मतलब I को I2 के टर्म में लिखें। तो हमारे पास ये पहला स्टेप है, उसके लिए पहला रिवर्सिबल स्टेप है, K1 बाई K2 के इक्विलिब्रियम और I का स्क्वायर नीचे I2। देखो करते हैं। तो बच्चों अपना ये जो फर्स्ट स्टेप है रिएक्शन मैकेनिज्म का, यूजिंग दैट स्टेप वी कैन से दैट दिस K1 बाई K2 विच इज K इक्विलिब्रियम, दिस इज I का स्क्वायर और नीचे आ जाएगा बच्चों I2। अब देखिए I की ही तो लड़ाई है हमारा। जो सेकेंड स्टेप में जो रेट लॉ है उसमें, अच्छा उसमें तो डायरेक्ट ही I स्क्वायर ही था एनीवेज, तो यहां से I स्क्वायर की वैल्यू लिखते हैं। सो व्हाट इज द वैल्यू, दिस इज K1 बाई K2 एंड I2। अब जो सेकेंड रेट लॉ लिखा था उस सेकेंड रेट लॉ को फिर से लिख रहे हैं, तो वो क्या था, R इज इक्वल टू K3 और I का स्क्वायर ही था, तो I का स्क्वायर था तो I के स्क्वायर की जगह, अच्छा एक तो उसमें H2 की पावर 1 थी और जो I का स्क्वायर था तो उसकी जगह लिख देते हैं हम लोग K1 बाई K2 और बच्चों लिख देते हैं I2। थोड़ा और अगर संभाल के कायदे से लिखा जाए तो ये हो जा रहा है K1 K3 बाई K2 और I2 टू द पावर 1 H2 टू द पावर 1। देखो बच्चों कितना आसान हो गया, कितना इजी हो गया ये। अब ये हो गया अपनी सेकेंड रिएक्शन का जो कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है उसका रेट, ये है सेकेंड रिएक्शन का रेट। अच्छा ठीक है, और जो एक्चुअल है वो क्या है, एक्चुअल है वो क्या है, जो एक्चुअल है उसको फिर से लिखते हैं बच्चों। सो एक्चुअल इज R इज इक्वल टू K I2 टू द पावर B और H2 टू द पावर A। ये है अपना एक्चुअल रिएक्शन, ये है एक्चुअल रिएक्शन। हर क्वेश्चन में ऐसे ही करना है, एक्चुअल रिएक्शन का रेट लॉ लिखो, फिर जो स्लोएस्ट स्टेप है उसका रेट लॉ लिखो और स्लोएस्ट स्टेप के रेट लॉ को एक्चुअल जैसा बना दीजिए। देन यू प्लीज कंपेयर। सो इफ वी कंपेयर दीज टू, व्हाट आर द रिजल्ट्स, A is 1, B is 1 and K is what, K1 K3 by K2। हो गया, हो गया। अच्छा ऑर्डर बतानी थी, तो ऑर्डर क्या लिख दोगे, A प्लस B मतलब 2। ऑर्डर बताना था तो ऑर्डर क्या लिख दोगे, A प्लस B इज इक्वल टू 2। और रेट कांस्टेंट पूछा नहीं गया, पूछते तो भी बता देते, K1 K3 बाई K2।
तो ये हो गया अपना आंसर. सो दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ वेरिएशन जिसमें कि रेट रिएक्शन मैकेनिज्म को यूज करके ऑर्डर और रेट कांस्टेंट पूछे जा सकते हैं. एक तो ऑर्डर और रेट कांस्टेंट को बताने का तरीका बच्चों एक्सपेरिमेंटल होता है, विच वी डिड इन प्रीवियस लेक्चर्स, और एक ऑर्डर और रेट कांस्टेंट को बताने का तरीका रिएक्शन मैकेनिज्म से भी होता है, विच वी डन इन दिस लेक्चर. सो दिस इज डन. सो थैंक यू बच्चों, दिस पार्ट इज ऑल्सो ओवर. अब ऑर्डर का कोई ऑर्डर नहीं रहा, सब निपट गया.